1974 बिहार कुछ साधारण यूनिवर्सिटी के साथ सड़कों पर उतरे। शुरुआत हुई थी छात्रों के व्यक्तिगत मुद्दों से, लेकिन इस आंदोलन की कहानी वहां तक पहुंच गई जहां तक शायद शुरुआत करने वाले उन छात्रों ने कल्पना भी नहीं की थी। देश में इमरजेंसी लगी और 21 महीनों तक देश ने दमन और सेंसरशिप का दौर देखा और फिर साल 1977 में चुनाव हुए और पहली बार इंदिरा गांधी जैसा प्रधानमंत्री सत्ता से बाहर हो गया। ये आजादी के बाद पहली बार देश में गैर कांग्रेस सरकार बनी। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें 1974 के बिहार में लौटना पड़ेगा। उस समय सिर्फ बिहार की ही नहीं बल्कि पूरे देश की हालत खराब थी। महंगाई बढ़ रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, जरूरी चीजों में कमी और बढ़ती कीमतें, भ्रष्टाचार को लेकर के लोगों में नाराजगी थी और इन सब का असर छात्रों पर भी पड़ रहा था। इसी माहौल में बिहार के अलग अलग छात्र समूह एक साथ आने लगे और फरवरी 1974 में बना बिहार छात्र संघर्ष समिति, जैसे आज के समय में काकरोच जनता पार्टी या दिमागी नक्सल जनता पार्टी। अब छात्रों की आवाज सिर्फ कॉलेज या शिक्षा की समस्याओं तक सीमित नहीं थी। वे महंगाई, भ्रष्टाचार और सरकार की कार्य प्रणाली के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। और फिर आया 18 मार्च 1974। छात्रों ने बिहार विधानसभा की ओर मार्च किया। माहौल बिगड़ गया, हिंसा हुई और पुलिस कार्यवाही में कई छात्रों की जान तक चली गई। लेकिन इसके बाद आंदोलन और तेजी से बढ़ने लगा। अब एक सवाल सामने था, छात्र आंदोलन तो कर रहे थे लेकिन इसे आगे कौन ले जाएगा। छात्रों ने जयप्रकाश नारायण से नेतृत्व करने की अपील की। जेपी उस समय सक्रिय राजनीतिक पार्टियों से काफी दूर थे, लेकिन उन्होंने कुछ शर्तों के साथ में छात्रों के आंदोलन में समर्थन देने की स्वीकृति दी, जैसे कि यह आंदोलन अहिंसक रहेगा और यह सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। और यहीं से इस आंदोलन का दायरा बढ़ने लगा। अब बात सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं थी, बात होने लगी महंगाई की, भ्रष्टाचार की, शिक्षा की, बेरोजगारी की और पूरी व्यवस्था की। और फिर 5 जून 1974 के दिन पटना के गांधी मैदान में जेपी ने पूर्ण क्रांति की आवाज दी। यानी सिर्फ सरकार बदलना नहीं, राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज और व्यवस्था में व्यापक बदलाव की बात हुई। अब ये आंदोलन सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं रह गया था, धीरे धीरे आम नागरिक और राजनीतिक पार्टियां भी इसमें जुड़ने लगी थी। किसान, कर्मचारी और सामाजिक कार्यकर्ता। अब ये आंदोलन बिहार की सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन चुका था। लेकिन ये माहौल सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं था। महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा जैसी समस्याओं से पूरा देश परेशान था। और इसी बीच 1974 में रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल ने देश की व्यवस्था को झकझोर दिया था। अब ये बिहार का आंदोलन देश में चल रहे बड़े असंतोष का हिस्सा बन चुका था। साल 1974 खत्म होते होते ये आंदोलन सिर्फ बिहार की राजनीति तक सीमित नहीं रहा था। जयप्रकाश नारायण पूरे देश भर में घूम रहे थे। विपक्ष की सारी पार्टियां उनके साथ में थी और केंद्र की इंदिरा गांधी सरकार अब दबाव में थी। और फिर आया 12 जून 1975। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के 1974 के लोकसभा इलेक्शन को अमान्य घोषित कर दिया और अब विपक्ष भी उनकी इस्तीफे की मांग के लिए बड़ा दबाव डाल रहा था। और याद रहे 25 जून 1975 के दिन दिल्ली के गांधी मैदान में जेपी की एक बड़ी सभा हुई और उसी रात में देश में इमरजेंसी घोषित कर दी गई। विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी हुई, प्रेस पर सेंसरशिप लगे, नागरिक स्वतंत्रताओं पर गंभीर प्रतिबंध लगे और जेपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इमरजेंसी हमेशा के लिए नहीं रही। लगभग 21 महीने बाद फिर से चुनाव हुए और मार्च 1977 में कांग्रेस पार्टी हार गई। और तो और देश की इतनी प्रभावशाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी खुद भी हार गईं। आजादी के बाद पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी, जनता पार्टी सत्ता में आई और ये भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था। लेकिन सवाल फिर भी वही, समय बदल गया, सरकार बदल गई, राजनीतिक दल बदल गए, लेकिन क्या एक नागरिक की समस्याएं बदली हैं? 1974 में छात्रों के पास महंगाई, भ्रष्टाचार, शिक्षा और बेरोजगारी की समस्याएं थी और आज फिर सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के युवा शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की समस्याओं को लेकर सड़कों पर हैं। नीट जैसे एग्जाम का लीक होना और आए दिन हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार की खबरें अखबारों में आना, बढ़ती हुई बेरोजगारी और शिक्षा का इस कदर नीचे गिरना कि देश के लाखों स्कूल बंद हो जाएं। यानी 50 साल से भी ज्यादा समय हो गया। सरकारें कई बार बदल गईं, लेकिन छात्रों की समस्याएं आज भी हमारे सामने वही हैं। अगर एक सरकार के दौर में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और शिक्षा जैसे बड़े सवाल थे
और दशकों बाद दूसरी सरकारों के दौर में भी हमारे सामने यही सवाल उठ रहे हैं। तो क्या हमें सिर्फ सरकारें बदलने के बारे में सोचना चाहिए या फिर सत्ता को परखने का तरीका भी बदलना चाहिए? क्योंकि लोकतंत्र में सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि अगली सरकार कौन बनाएगा, सवाल ये भी है जिसे हम सत्ता देंगे उससे हम क्या मांगेंगे, उससे हम कैसे परखेंगे, और अगर वो सरकार भी समस्याएं दोहराती है तो हमारे पास क्या विकल्प होगा।